हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद और लाइट के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए थे लाइट की इंट्रोडक्शन को देखा था, लाइट की प्रॉपर्टी को सीखा था कि लाइट की एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या-क्या है। इस वाले लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन को जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड की कहानी यहीं से शुरू होती है। मेन चैप्टर के पॉइंट्स यहीं से शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन को अगर मैं डिफाइन करना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? तो मैं इसको सिंपली वर्ड में बोलता हूँ, रिफ्लेक्शन जो होता है बच्चे, इज अ फेनोमेनन ऑफ इज अ फेनोमेनन, ठीक है ना? कोई घटना की बात हो रही है, फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग। हिटिंग मतलब जो चोट मारता है, स्पेलिंग चेक कर लेना। आफ्टर हिटिंग द ऑब्जेक्ट सरफेस। सिंपल सा कहानी है। मतलब कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ये है, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट रहा होगा, फिर लाइट यहाँ पे आई, टकराने के बाद क्या हुआ, मतलब वापस जा रही है, बाउंस हो रहा है, एक बार गिरा फिर वापस आया। जैसे बॉल होता है ना, टप्पा खाता है तो टप ऐसे निकल जाता है। दिस इज व्हाट आपका रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक बात देखने की वाली चीजें हैं कि जो मीडियम होती है वो चेंज नहीं हो रही है। लाइट एयर में ही थी, लेट सपोज कि ये मीडियम एयर था बच्चे, ये ग्लास था, तो बच्चे लाइट एयर में ही रह गई, ग्लास के अंदर एंटर नहीं की, यहाँ से टकराई और टकरा के ऐसे चली गई। तो यहाँ पे सिंपल से एक और स्टेटमेंट अपने लिए याद रख लेना रिफ्लेक्शन के अंदर, मीडियम डज नॉट चेंज। मीडियम डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ये दिमाग में रखने वाला होता है, ठीक है ना? अब इस रिफ्लेक्शन पे बेसिस है आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह, तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी बातें हम डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। बच्चे, हम चीजों को देख क्यों पाते हैं? तो इसका रीजन आपको मालूम है, लाइट। कोई भी चीज क्यों दिखती है? लाइट, पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लाइट वेव्स दिखती है। तो ये लाइट करता क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन करता है, तब दिखती है हमें चीजें। तुम आज के डेट में जितनी भी कलरफुल चीजें देख पा रहे हो, कलर क्या, कलर को तो छोड़ो, पूरी दुनिया देख पा रहे हो, ये सभी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इन्हीं फिनोमिनन्स में हम कलर्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कलर्स हमें दिखते कैसे हैं। कैसे कोई चीज हमें रेड नजर आती है, ब्लू नजर आती है, सबकी अपने अपने कहानी है। आप साइंस के तीनों ब्रांच में जाओगे, तीनों ब्रांच अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगी। अगर फिजिक्स में हो तो फिजिक्स रिफ्लेक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करेगा, अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर हो तो वो आपको कुछ केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएंगे, कुछ पिगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि पत्ते हरे क्यों हैं, तो बायोलॉजी वाला बोलेगा क्लोरोफिल है, केमिस्ट्री वाला बोलेगा अच्छा ये वाला केमिकल्स मिला इसलिए वो ग्रीन कलर दिखाई दिया, और फिजिक्स वाला तो अपने ही धुन में रहेगा, वो कहेगा रिफ्लेक्शन हो रहा है। और फिजिक्स वाला बड़ा आसानी से समझा भी देता है। चलो देख लेते हैं क्या होता है। एक्चुअल में लाइट जो होती है बच्चे, ये लाइट 7 कलर कंटेन करती है। कौन कौन से कलर होते हैं इसमें? वायलेट होता है बच्चे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, विबज्योर करके करो, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स होते हैं। तो अगर कोई चीज मतलब ग्रीन क्यों दिख रही है, उसका लॉजिक सिंपल सा है ग्रीन दिखने का, कि मान लो ये चीज जो आप देख रहे हो ग्रीन है, हालांकि ये ग्रीन नहीं दिख रहा है, बट ठीक है मान लेते हैं ये ग्रीन है, एजम्पशन कर लेते हैं कि ये ग्रीन है। तो ये ग्रीन क्यों दिख रहा है? तो होता क्या है, जब लाइट, व्हाइट लाइट इस पे फॉल होती है ना, ये व्हाइट लाइट, इसमें 7 कलर है, तो ये जो सरफेस होता है इसके पास कुछ अपना ऐसा कंपोजिशन है, कुछ ऐसी इसकी केमिस्ट्री है कि बचे हुए ये वेब योर, मतलब ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, इस सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ये सोख लेता है। और बच्चे जो ग्रीन कलर रह गया, ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब यहां से जो आपके रिफ्लेक्शन हुई, अगर मैं यहां से देखो तो ग्रीन कलर उठा लिया जाए, हालांकि यहाँ पे काम करने वाला नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, तो ग्रीन कलर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो चीजें आपको कैसी दिखाई देने वाली हैं? ऑब्वियसली आपकी आई पे क्या फॉल हुआ, आई पे तो ग्रीन कलर फॉल हो रहा है। अगर ग्रीन कलर फॉल हो रहा है बच्चे, तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा? ग्रीन ही तो दिखाई देगा। सेम कहानी रेड क्यों दिख रहा है? तो रेड दिखने का लॉजिक क्या होगा, ये बाकी ऑरेंज तक कलर से एब्जॉर्ब हो गए, और रेड वाला जो पोर्शन था वो बच्चे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर आपके आई पे फॉल हुआ, तो चीजें आपको रेड दिखाई दे रही हैं। तो कुछ कहेंगे सर बहुत कलरफुल चीजें क्यों दिखाई देती हैं? तो इसी में से बहुत सारी चीजें कंबाइन फॉर्म में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एक साथ रिटर्न आती हैं, जिससे आपको क्या होती है, आपके आई को, जो आई रिसेप्टर होता है जो कलर्स को पहचानता है, वो अलग अलग
मतलब एक साथ कलर्स को दिखाता है, तो बहुत रंगीन सा चीजें नजर आपको आने लगता है। तो होपफुली ये जो मीनिंग है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ये चीजें कलरफुल्स क्यों दिखती हैं, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम जो सीखेंगे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने वाले हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। चलो हेडिंग लगा लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक मैं डायग्राम बना लेता हूं, सो दैट की चीजें आपको समझाने में आसानी होगी। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक सिंपल से एक मैंने प्लेन सरफेस को ले लिया, स्मूथ सरफेस लिया है मैंने अपने लिए, इस जो सरफेस है बहुत स्मूथ है। एक रे ऑफ लाइट आती है बच्चे, ये टकराने के बाद क्या होती है, जिस पॉइंट पे टकरा रही है टकराने के बाद ये रिटर्न हो रही है सेम मीडियम में। यही कहानी मैंने आपको बताया था, लाइट क्या होगी, सेम मीडियम में आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया लंबा सा, ठीक है। तो ये लाइट इस तरह से आ रही थी किसी सोर्स से, टकराने के बाद इस तरह से निकल गई। तो जो आती है ना बच्चे, इसको हम लोग इंसिडेंट रेज कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, ठीक है ना। और जो जा रही है बच्चे, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाने वाले को, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे एल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, याद रखिएगा क्यों करता है आगे देखेंगे। रिफ्लेक्टेड रेज, याद रहे, रिफ्लेक्टेड रेज। और यहीं पे एक बच्चे, इस जो मिरर मैंने आपको ड्रॉ किया है उस पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं इसी पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, मतलब ये 90 है इसके साथ। इसे हम बोलते हैं बच्चे नॉर्मल। क्या नाम देते हैं इसको, नॉर्मल नाम देते हैं। ये पॉइंट याद रहेंगे, ये जो पॉइंट आपका बना चाहिए पॉइंट, ये जो जहां पे ये तीनों लाइंस की कहानी चल रही है, इस पॉइंट को हम बच्चे बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट। क्या नाम देते हैं, इंसिडेंस पॉइंट। ये इंसिडेंस रेज हो गए, ये आपके रिफ्लेक्टेड रेज हो गए। इस 90 वाले लाइन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इस 90 वाले लाइन को हमने नॉर्मल कह दिया। अब चलो कहानी आगे देखो क्या करना है, लॉ स्टार्ट करते हैं, लॉ के बारे में थोड़ा सीखते हैं कि लॉ क्या कहता है। लॉ कह रहा है आपसे कि बच्चे जो ये तुम्हारा इंसिडेंस रेज है और ये नॉर्मल है, एक कंडीशन में एक एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं जिसको हम लोग आई फॉर इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल आई लिख लेंगे, और आर फॉर रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ पे आर लिख लेंगे एंगल। इस एंगल आई को बच्चे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। या फिर इसको इंसिडेंट एंगल भी कह सकते हैं आप, इंसिडेंट एंगल के नाम से भी इसको जान सकते हैं। और बच्चे एंगल आर को बच्चे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों नाम से आप जान सकते हो इसको। तो लॉ का स्टेटमेंट क्या आता है वो थोड़ा देखो। लॉ इतनी सी बात कहती है, बड़ा सिंपल सा वर्ड कहता है। लॉ कहता है, पहला लॉ देख लो क्या कहता है। फर्स्ट लॉ में मैं बात कर लेता हूँ बच्चे, जो इंसिडेंस जो रेज है आपके, तो इंसिडेंस रेज कॉमा, तीनों के नाम लेने वाले हैं, नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है ना। ये तीनों ऑल आर इन सेम प्लेन, ठीक है ना। सिंपल से क्या बोल देंगे, ऑल आर इन अ सेम, वो लिख नहीं रहा है यहाँ पे, ऑल आर इन अ सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में रहते हैं। अब ये क्या कहने का मीनिंग है, थोड़ा वो समझो। एक बुक ले लो, ठीक है ना, और बुक को ऐसे ओपन कर दो, मतलब इस तरह से एक बुक था आपके पास कुछ इस तरह से, ये आपके पास बुक है, ठीक है, मान लेते हैं। बुक जैसा लग नहीं रहा है बट ठीक है, इतनी अच्छी तो ड्राइंग है नहीं, बट ठीक है फिर भी बुक जैसा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका एक बुक है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे ऐसे बुक बना लीजिए, आपका ऐसे नहीं बन रहा है, चलो ठीक है, मान लो बुक है। तो ये आपका एक बुक का पोर्शन है, ये हिस्सा, ठीक है ना। अब इसको तुम ओपन कर दो, खोल दो, तो खोलने पे क्या होगा, बुक बच्चे जब बुक को खोलोगे तो कुछ इस तरह से कहानी बन जाएगी, ऐसे बनेगी कुछ इस तरह से। ये रहा बुक का कहानी खुल गया। तो जब तुम बुक को ओपन कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कुछ इस तरह से कर लो तो ज्यादा अच्छा है।
ये कुछ इस तरह से, ये रहा, आपने बुक को खोल लिया, चलो दोनों तरफ से तो वही व्यू आ रहा है, मुझे व्यू बनाना था उल्टा टाइप का। तो जब इस बुक को तुम ऐसे ओपन करते हो तो एक इसमें से पेज ऐसे ले लो, ये मान लो ये पेज खोला आपने, ये पेज ऐसे आया, ठीक है, ये वाला पेज कहीं ऐसे, ये पेज जो आपका दिख रहा है ये इंसिडेंस रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही पेज में होंगे। मतलब बुक खोला और बीच में 101 नंबर वाला पेज निकाल लो, तो 101 में ही इंसिडेंस रेज भी होगा, 101 पेज नंबर पर रिफ्लेक्टेड रेज भी होगा, 101 पेज पर ही नॉर्मल होगा। ये प्लेन का यहाँ मीनिंग है, और ये स्टेटमेंट का मीनिंग यही होता है कि जो इंसिडेंट रेज है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड है, ये सभी एक ही प्लेन में है। मतलब पेज नंबर 101 में कोई भी पेज नंबर 101 को छेद करके 102 में नहीं जा रहा, 103 में नहीं जा रहा, या 99 में नहीं जा रहा, 100 में नहीं जा रहा, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है, सभी लोग एक ही प्लेन में। होपफुली ये पहला स्टेटमेंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, दो ही लॉ थे, फर्स्ट लॉ वाला कहानी हो गया, सेकंड लॉ में देखो, सेकंड लॉ बच्चे, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है, वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। मतलब एंगल आई जो होगा बच्चे वो बराबर होगा एंगल आर के। और ये एंगल आई और एंगल आर है क्या, कहां से मेजर करते हैं, तो एंगल आई का जो मेजरमेंट होता है, फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं इमेज को, ये जो एंगल आई का जो तुम मेजरमेंट करोगे वो बच्चे इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेज का होगा, ये एंगल आई होगा। याद रहे, ये नहीं कि मिरर से नाप ले रहे हैं, बहुत लोग करते हैं मिरर से नाप लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। इस नॉर्मल से जो 90 डिग्री सरफेस के साथ बना रहा है उसके साथ, उस वाले लाइन के साथ जिस रेज का नाम ले रहा हो उसके साथ आप बना लोगे एंगल, वो कहानी बन जाएगी, उसका एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा ही बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 45 है तो ये अपने आप 45 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। छोटा सा एक क्वेश्चन देखा था इसी को लेके, तो चलो देखो एक थोड़ा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। दो मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर, कुछ इस तरह से, एक ऐसे एक ऐसे, ये प्लेन मिरर को उठा के मैं ऐसे रख दिया, और एक रेज यहाँ पे ऐसे फॉल हुई, इंसिडेंस हुई, और ये टकराने के बाद ये यहाँ जा रही है, ये टकराने के बाद कुछ इस तरह से ऐसे जा रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लास 9th में मैथ के बुक्स में ये हुआ करते थे क्वेश्चन। बच्चे ये इंसिडेंस है, आई से लिख देता हूँ, ये आई इंसिडेंस कर है, और ये रिफ्लेक्टेड है, फिर यहाँ पे कहानी जो भी आप समझिए अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ बच्चे, कंट्रोल जेड कर लीजिए इसको, एक नॉर्मल ड्रॉ हुआ जो कि 90 डिग्री, मतलब ये नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल जो है आपका इसके साथ कितना बना रहा है, 45 बना ले रहा है। कितना डिग्री बना ले रहा है, चलो 45 में बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, सो दैट की चीजें आपकी आसानी होंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंगल है बच्चे, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल मुझे दिया है, दो मिरर के बीच का एंगल दिया है, और ये एंगल मुझे कितना दे रहा है, ये एंगल मुझे दे रहा है चलिए मैं मान लेता हूँ इसको 95 मान लेते हैं, 95 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझसे पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना ही कह रहा है कि ये रेज आ रही है, ये नॉर्मल है, इसके साथ 45 डिग्री बना है, तो जो दो मिरर को रखा गया ये 95 पे, क्लास 9 का मैथ का क्वेश्चन है। तो आप मुझे वहां वाले एंगल थीटा की वैल्यू बता दीजिए। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा लॉ लगाना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहानी बनेगा। अच्छी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये देख के नहीं कि सर ये बड़ा एंगल दिख रहा है, ऐसा नहीं, जो लॉ है लॉ, ये तो हाथ से बना रहा हूँ। तो ये 45 है, एंगल आई है, और ये बच्चे क्या होगा, एंगल आर। एंगल आई एंगल आर के हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 45 हो जाएगा। ये नॉर्मल है बच्चे, और नॉर्मल क्या बनाता है, कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। और ये वाला एंगल 45 है, तो जो बचा एंगल वो कितना होगा, वो भी तो 45 होगा। 90 में से 45 घटाओ, कितना बचा, 45। ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना है, तो ये एंगल आपका 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएंगे। तो 45 ये एंगल हो गए बच्चे, 95 ये है। ये देखो ट्राइंगल का एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, पूरा का पूरा, इसको देखो तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल बन के तैयार हो रहा है। तो इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे दो, इसको मैं ओ पॉइंट दे रहा हूँ, इसको पी पॉइंट दे रहा हूँ, मैं इसको क्यू पॉइंट दे रहा हूँ। तो ओ पी क्यू क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल बन जा रहा है, और ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। दैट मीन्स 45 प्लस 95 प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180। अभी जोड़ दो, 5 5 10 और 9 4 कितना होता है,
9 4 13, 13 1 14, मतलब 140 प्लस थीटा इज व्हाट 180। तो थीटा क्या होगा 180 माइनस 140, 40 डिग्री। तो ये थीटा ना मान के कुछ और मान लो, चलो थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 1 थीटा 1। तो बच्चे ये कितना वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू कितना निकला, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू जो निकल के आई, ये वैल्यू आ रही है आपकी 40 डिग्री। बच्चे ये 40 डिग्री में एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो बच्चे ये एंगल, अगर ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा, ये पूरा एंगल होगा ना 90। बोलो, यहां से ये एंगल क्या होने वाले हैं, 90 होने वाले हैं। और ये कितना एंगल, ये 40 है, तो कितना बच गया यहाँ पे, 50 बच गया। कितना बच गया, 50। और ये एंगल कितना फिर हो जाएगा, ये एंगल आई है, तो बच्चे एंगल आर का काम करेगा, तो ये भी 50 हो जाएगा। और ये पूरा कितना होगा बच्चे, ये पूरा आपका 90 होता है, अगर ये 50 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस 50, 40 आ जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन। बोलो, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कैसे किया क्वेश्चन को, फटाफट देखो। ये कहानी समझ में आया। ये 45 तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले से ही कि 45 का ये वैल्यू है, जो भी कहानी थी आपकी। कुछ कलर चेंज कर लिया जाए, चलिए व्हाइट ले लेते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया था कि ये 45 क्वेश्चन का ये था, मैंने नहीं दिया था। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, होना ही होना है। बच्चे ये पूरा 90 होता है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना होगा, वो भी 45 होगा। ये पहले से क्वेश्चन में दे दिया था मिरर का एंगल। तो इस तरह से जब मैंने इस एंगल को कैलकुलेट किया, एंगल क्यू निकाला आपका, तो उस कंडीशन में देखा तो 45 95 और क्यू लिख लो या थीटा 1 जो भी है 180 है, तो यहाँ थीटा 1 फाइनली क्या हुआ 40 आया, ये एंगल 40 आया। अब ये 40 है बच्चे, तो हम कुछ नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे एक 90 ड्रॉ कर दूंगा, नॉर्मल 90, ये नॉर्मल ही होता है। अब ये नॉर्मल इसके साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री सरफेस के साथ हमेशा 90 होता है, तो सरफेस पे क्या होगा, ऐसे 90 होगा, होगा ना। तो ये 90 इधर लिख लो चाहे उधर, कोई बात, एक ही बात हुई, 90 इधर कर लिया। तो ये 40 है बच्चे और ये पूरा 90 है, तो कितना बच गया, 50 बच गया, तो यहाँ 50 लिख देंगे। सिमिलरली ये 50 है तो एंगल आई हो गया, नॉर्मल के साथ आने वाला रेज इस मिरर पे कौन टकरा रहा है, ये आ रहा है, टकरा रहा है, इंसिडेंट कहलाएगा। ये जा रहा है मतलब रिफ्लेक्टेड हो गया। तो ये 50 हो गया एंगल आई, और ये हो गया बच्चे एंगल आर। एंगल आई एंगल आर के बराबर होते हैं, तो एंगल आर भी 50 हो गया। अगेन ये नॉर्मल है तो इसके साथ 90 बनाएगा, तो बच्चे थीटा कितना बच गया, 90 माइनस 50, दैट इज व्हाट 40। इसका आंसर हो जाएगा 40। तो होपफुली ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्लियर हो गया, और किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन करते हैं मैथ्स के अंदर और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन के अंदर, ये भी आपको लॉजिक क्लियर होगा। फिर से एक बार फटाफट इसको समराइज कर दूं मैं, क्या होता है। तो मैंने रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्लेक्शन इज जस्ट द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जिस तरह से क्या होता है आपका, लाइट को जब बॉल को पटकते हो तो बॉल गिरने के बाद क्या होता है, बाउंस बैक करता है, टकराने के बाद वापस आता है, मतलब ऊपर की तरफ फिर से उछलता है। वैसे ही लाइट इधर आया, टकराने के बाद इस मीडियम में चला गया, इधर से इधर चला गया, बस इतना ही आपको बोलना है। यही जो फिनोमेनन होती है बच्चे, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन को एक बात दिमाग में रखना होता है कि रिफ्लेक्शन की जो फिनोमेनन होती है वो सेम मीडियम में होती है, ये जो घटना घटती है वो सेम ही मीडियम में होती है, मीडियम चेंज नहीं होते इस कंडीशन में। आने वाले रेज को इंसिडेंस कहते हैं, और ये होता है नॉर्मल होता है, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। आने वाले रेज और इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाने वाले रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है बच्चे, उसको एंगल आर कहते हैं, इसको रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट पे ये तीनों मीट कर रही हैं। ओवरऑल मैं बोलूँ तो इंसिडेंट पॉइंट जिस पॉइंट पे हिट करती हैं उसी को इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। तो इसी पॉइंट पे तीनों लोग मिले होते हैं, तो ये इंसिडेंस पॉइंट होती है। रिफ्लेक्शन के अंदर हमें दो लॉ पढ़ना था। पहला लॉ आपका कंडीशन में क्या बता रहा है कि जो तीनों का कहानी तुम बोल रहे हो ना, इंसिडेंस नॉर्मल रिफ्लेक्टेड, ये सभी एक ही प्लेन में रहते हैं, बुक के वो 101 नंबर वाले पेज में। उससे कोई ना बाहर गया ना अंदर गया, प्लेन का मतलब ही होता है। मैं इस पे लिख रहा हूँ ना, ये जिस पे लिख रहा हूँ ये सिंपल सा एक प्लेन है। इस लैपटॉप पे बैठा हूँ लिख रहा हूँ, तो ये नहीं कि लैपटॉप के अंदर ये मेरा क्या होता है, कर्सर अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस सरफेस पे ही काम कर रहा हूँ, जितनी भी काम कर रहा हूँ सब इसी सरफेस पे कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये प्लेन है। ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है, सेम प्लेन पे। प्लेन का मतलब यहाँ पे क्या है, सेम। अब यहाँ पे प्लेन क्या हुआ, ये 2 डायमेंशनली कहानी चल रहा है, कह सकते हो 2D फॉर्म में रखो सारी चीजों को, वो प्लेन होगा। तो पहला लॉ यही कहता है कि सभी के सभी क्या हो रहे हैं, एक ही प्लेन में, कोई कहीं नहीं गया। पॉइंट क्लियर है।
सेकंड स्टेटमेंट जो कि बहुत इजी होने वाला था, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आई इंसिडेंस एंगल होता है, एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। बहुत बार मैंने इसको रिपीट कर दिया, इसी बेसिस पे कुछ एक छोटा मोटा सा मैं न्यूमेरिकल आपको दिखा दिया। होपफुली ये लॉ आपको दोनों क्लियर हो चुके होंगे। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो तुम जितनी भी चीजों को देख रहे हो ना, ये सब रेगुलर फॉर्म में चल रहा है। एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन करके भी टर्म आएगा, उसको भी देखेंगे और उसे भी समझेंगे। तो चलो इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।